हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिचा। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर, दैट इज़ यूजीसी नेट JRF बाय रिचा। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि हम बात करने वाले हैं इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से रिलेटेड 2021 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम यहाँ पर शेयर करेंगे। और हम आप अभी इस वीडियो में बात करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं 10 टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारी सीरीज का ये 11th क्वेश्चन है और हमारे इस वीडियो का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सो देखते हैं, स्टेटमेंट 1 है, क्या लिखा है इसमें। अचीवमेंट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट आर डिजाइन टू असेस द अपर लिमिट ऑफ द एग्जामिनी नॉलेज एंड एबिलिटी। तो यहाँ पर टेस्ट की बात कर रहा है कि जो अचीवमेंट टेस्ट है और जो एप्टीट्यूड टेस्ट है वो उनका जो मतलब मेन वो क्या चीज चेक करते हैं इस बारे में जानना चाहता है। तो यहाँ पर जो एप्टीट्यूड टेस्ट है वो बताया गया है कि जो एप्टीट्यूड टेस्ट है इज एन असेसमेंट यूज्ड टू डिटरमाइन अ कैंडिडेट कॉग्निटिव एबिलिटी एंड पर्सनालिटी, यानी कि उसकी जो दिमाग, कॉग्निटिव समथिंग रिलेटेड टू माइंड, जो दिमाग से रिलेटेड चीज़ें हैं वो यहाँ पर टेस्ट करते हैं। दे आर एक्सट्रीमली कॉमन इन दी जॉब असेसमेंट एज दे कैन यूज टू प्रिडिक्ट द लाइकलीहुड ऑफ अ कैंडिडेट सक्सेस इन अ जॉब रोल, कि उस जॉब रोल के लिए वो सक्सेस कैंडिडेट हो सकता है या नहीं, इसके अकॉर्डिंग ज़्यादातर एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं। जैसा कि आपके देखिए ना, आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट है रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट है। क्यों? क्योंकि आगे चल के आपको टीचिंग करनी है, मतलब आप प्रोफेसर बनोगे तो आपको वहाँ पे जॉब करनी रहेगी टीचिंग की, तो टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट है। रिसर्च है क्योंकि आपको आगे चल के PhD करनी होगी, तो यहाँ पे रिसर्च एप्टीट्यूड पूछता है। सो इसलिए होता है ये। तो यहाँ पर जो है उस नॉलेज और एबिलिटी को चेक करता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक कह रहा है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इसमें क्या कहता है, ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट। जो ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट होता है और जो प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट होता है उनको डिजाइन किया जाता है टू मेजर द टिपिकल बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जामिनी। ये कह रहा है कि दो तरीके के टेस्ट होते हैं। अब देखिए, ये वाले टेस्ट पहली बार पूछे गए हैं एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट एंड प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट। तो पहले इसको समझ लेते हैं दोनों क्या है। ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट जो होता है ये यूज किया जाता है यूज क्लियर एंड अनएम्बिगुअस क्वेश्चंस। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एकदम क्लियर यानी कि सटीक क्वेश्चंस होते हैं, और अनएम्बिगुअस मतलब कि इधर उधर से कुछ नहीं, जो उस चीज से रिलेटेड होगा पर्टिकुलर। ऑब्जेक्टिव जो वर्ड होता है ना, ऑब्जेक्टिव वर्ड से ही समझ जाइए कि ये बहुत ही मतलब पर्टिकुलर होगा, ठीक है। जैसे जहाँ पे सब्जेक्टिविटी होती है तो वहाँ पर चीज़ें उसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होती है सब्जेक्टिविटी का मतलब, बट ऑब्जेक्टिविटी का मतलब नो फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिविटी यहाँ पे अनएम्बिगुअस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये इसलिए मैं भी एम्फेसाइज कर रही हूँ क्योंकि मे बी नेक्स्ट अटेम्प्ट में ये डिटेल में पूछ सकता है कि कौन सा एम्बिगुअस है कौन सा अनएम्बिगुअस है। सो ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट जो होता है यहाँ पर अनएम्बिगुअस यानी कि सटीक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्टिमुलाई टेक्निक फॉर मेजरिंग दी पर्सनालिटी ट्रेट्स, पर्सनालिटी ट्रेट्स को मेजर करने के लिए। और प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट जो होते हैं यूज टू डिजाइन टू रिस्पॉन्ड एम्बिगुअस क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। जैसे कि किसी कोई कैसा सोचता है उसके अंदर की बात को जानना, ठीक है। तो रिवीलिंग दी हिडन इमोशंस एंड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट प्रोजेक्टेड बाय अ पर्सन इनटू दिस टेस्ट, मतलब किसी एक सिनारियो में किसी को डाल दो। अब डायरेक्ट किसी से क्वेश्चन पूछोगे तो वो बनावटी आंसर दे सकता है, बट अगर किसी सिनारियो में किसी को उलझा दो तो फिर क्या होता है, फिर वो उस तरह से आंसर देता है जैसा वो फील करता है उस चीज को लेकर के। तो ये होता है प्रोजेक्टिव तरीका। तो ये जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, द मोस्ट कॉमनली यूज इन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, ये कहाँ पर यूज़ होता है, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, फिगर ड्राइंग, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, इस तरह के टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका प्रोजेक्टिव और ये हुआ ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे लिखा है प्रोजेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जो पर्सनालिटी टेस्ट हैं दोनों मेजर क्या करते हैं, टिपिकल बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट करने के लिए किए जाते हैं। सो ये स्टेटमेंट भी एकदम ठीक कह रहा है, दोनों सही है। सो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। सो आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेकंड क्वेश्चन है हमारा, क्या कहता है इसमें,
विच थ्योरी ऑफ लर्निंग सपोर्ट रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो यहाँ पर कुछ थ्योरी दी हुई है, देखते हैं कौन कौन सी थ्योरी है। थ्योरी ऑफ कॉग्निटिंग, थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट और नीड रिडक्शन थ्योरी और कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी। तो जो फर्स्ट है आपका थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग, कंडीशनिंग में जैसे मैं एक क्लासिफिकेशन है, इसको पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। जितनी भी थ्योरी है ना उसको तीन तरीके से क्लासीफाई किया गया, जैसे बिहेवियरिज्म की थ्योरी, कॉग्निटिविज्म की थ्योरी और कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी। तो बिहेवियरिज्म में ये सारी लिस्ट ऑफ थ्योरी हैं और कॉग्निटिविज्म में ये सारी थ्योरी हैं और कंस्ट्रक्टिविज्म में ये थ्योरी आती है। अब आपसे ये पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी थ्योरी है जो कि रिफ्लेक्टिव लेवल को बताती है। हमने ये भी पढ़ा था कि रीइंफोर्समेंट जो है वो हमारी बीएफ स्किनर की थ्योरी होती है, ठीक है। क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या होता है, जो थ्योरी है यहाँ पर क्लासिकल कंडीशनिंग जो दिया उसे क्लासिकल कंडीशनिंग में बोलते हैं। तो यहाँ पर ये सभी को बहुत ज़्यादा पढ़ाया गया है ये थ्योरी। इसमें तीन सिचुएशन होती है कि पहले क्या होता है कि कोई स्टिमुलस प्रेजेंट करो तो कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, बट क्या हुआ कि जब कंडीशनिंग हुई तो फिर उसको पता चला कि इस तरीके से चीज़ें होती हैं। फिर आफ्टर कंडीशनिंग के बाद रिस्पॉन्स सेम चीज़ का आने लगा। तो ये था क्लासिकल कंडीशनिंग। बट यहाँ पर क्या है, क्लासिकल कंडीशनिंग और बात यहाँ पे बिहेवियरिज्म की हो रही है, मतलब बिहेवियर में बदलाव आएगा। जो काम जैसे पहले कर रहा था, जैसे लिखना पढ़ना, ये क्या है, एक चीज़ है जिसको बिहेवियर में बदलाव लाने के लिए क्या होगा कि उसके बार बार चीज़ों को बताया जाए कि ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, तो वो चीज़ उसकी हैबिट बन जाएगी और फिर वो उसके बिहेवियर में आ जाएगा। तो ये होता है बिहेवियरिज्म। अब बिहेवियर तो किसी का भी हो सकता है ना, इंसान का, जीव जंतु का, किसी का भी कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर बात करें कॉग्निटिविज्म की, तो कॉग्निटिविज्म रिलेटेड टू माइंड। तो माइंड तो भाई ह्यूमन के पास ही है, ठीक है। और कॉग्निटिविज्म की जो थ्योरी होगी वो आपकी कॉग्निटिविज्म की थ्योरी है और स्पाइरल थ्योरी है, इनसाइट लर्निंग और सोशल लर्निंग, ये सारी थ्योरी है। अब इसमें जो आपके पास ऑप्शन है वो कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी का ऑप्शन है। तो रिफ्लेक्टिव लेवल जो है वो बिहेवियर से रिलेटेड नहीं होगा, कंडीशनिंग से या फिर रीइंफोर्समेंट से रिलेटेड नहीं होगा। जो रिफ्लेक्टिव लेवल है वो किससे रिलेट करता है, माइंड से रिलेट कर रहा है। और माइंड यहाँ पर सिर्फ कॉग्निटिव वाली थ्योरी जो है हमारे पास ऑप्शन में अवेलेबल है, तो हम इसी के साथ जाएंगे, ठीक है। बट अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो कॉग्निटिविज्म की थ्योरी उसमें होता क्या है। जो कॉग्निटिविज्म की थ्योरी इट्स रेफर टू थिंकिंग एंड मेमोरी प्रोसेस एंड कॉग्निटिविज्म डेवलपमेंट रिफर्स टू अ लॉन्ग टर्म चेंजेस इन दीज प्रोसेस। क्योंकि जो थिंकिंग होती है वो लॉन्ग टर्म में बदलाव लेकर के आती है। तो कॉग्निटिविज्म इज रिलेटेड टू माइंड और ये थिंकिंग में बदलाव आता है और ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ठीक है। और इसमें 4 स्टेज होती हैं, एसिमिलेशन, डिसइक्विलिब्रियम, अकोमोडेशन, फिर इक्विलिब्रियम आता है। मतलब एसिमिलेशन का मतलब क्या हुआ कि कोई नई नॉलेज को बताया गया। जैसे पहले बच्चों को अल्फ़ाबेट्स बताए जाते हैं कि ABCD, देन A फॉर एप्पल। फिर क्या होता है, फिर उससे उसको स्पेलिंग सिखाते हैं कि इसकी स्पेलिंग ये होगी। तो क्या हुआ कि चीज़ें पहले, नई चीज़ पहले कोई आपको पता था कि लेट्स सपोज 2 + 2 जो है 4 होता है। फिर ये बताया गया अच्छा 2 × 1 2 होता है, 2 × 2 भी 4 होता है। तो ऐसे एक नई नॉलेज को ऐड करना, जो पहले नॉलेज थी उसमें एक नई नॉलेज को ऐड करना, इसको बोलते हैं एसिमिलेशन। बट नई नॉलेज मिल तो गई, बट अभी उस नॉलेज से इतना फैमिलियर नहीं थे, तो क्या हो जाता है, तो थोड़ा डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है। बट जब हम उससे फैमिलियर होते हैं, मतलब उसको अकोमोडेट कर लेते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं, एडजस्टिंग दी कॉन्सेप्ट टू फिट न्यू एक्सपीरियंस। अब उसको एक्सपीरियंस के साथ फिट करते हैं तो फिर क्या आ जाता है, इक्विलिब्रियम आ जाता है। तो एसिमिलेशन, डिसइक्विलिब्रियम, फिर आता है अकोमोडेशन और इक्विलिब्रियम। ये जो साइकिल है ये चलता ही जाता है, हमेशा हम एक नई नॉलेज को सीखते जाते हैं और फिर उसको ऐड करते जाते हैं अपनी नॉलेज के साथ साथ, ठीक है। तो ये कॉग्निटिविज्म की थ्योरी है। तो आंसर आपका 4 हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे आपके पास 2 लिस्ट है, लिस्ट 1 लिस्ट 2।
लिस्ट 1 में बात क्या है, लेवल ऑफ टीचिंग की, और यहाँ पर उसके फीचर्स की बात कर रहा है। तो लेवल ऑफ टीचिंग है ऑटोनॉमस, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव, ये 4 लेवल दिए हुए हैं। अच्छे से इसके फीचर्स को समझते हैं। देखिए मैंने आपको बताया है, जब भी आपके पास मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे मैच करना है, हमेशा आप उस चीज को मैच करेंगे जिसको आपको एकदम परफेक्ट लगे कि इसका मैच तो यही होगा, ठीक है। तो जो परफेक्ट मिलेगा हम उसको पहले मैच करेंगे। इसी तरह से हम प्रैक्टिस भी करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस जैसा हम करेंगे वैसे ही हम एग्जाम में ही परफॉर्म कर पाएंगे। तो देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है। इट इज अ प्रॉब्लम सेंटर्ड and require on a part of learner more active participation, more imagination and creativeness. Okay, ठीक है। Next है lays stress on importance of the student feeling and minimize the value of hard thinking. तो ये कह रहा है कि feelings को ज़्यादा फोकस कर रहा है, थिंकिंग को नहीं, फीलिंग की बात कर रहा है। नेक्स्ट है इट इज कंपैरेटिवली थॉटलेस, जो ऐसी लेवल की बात कर रहा है जहाँ पर कुछ सोचते नहीं है। तो छोटे बच्चे जब होते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे चीज़ों को रटाया जाता है, वो कुछ सोचते नहीं, बस रट लेते हैं। तो ये क्या हो गया, मेमोरी लेवल से रिलेट हो गया और हमें परफेक्ट मैच मिल गया कि बी का तो 3 होगा और वो यहाँ पर है। बट हम और देख लेते हैं। इट एम्फसाइज ऑन सीइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रिंसिपल एंड सॉलिटरी फैक्ट्स। तो जब भी रिलेशनशिप आएगा, डायरेक्ट यहाँ पर बात कर रही है कि डायरेक्ट रिलेशनशिप की बात कर रहा है। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप हमारा होता है किसमें, अंडरस्टैंडिंग लेवल में, ठीक है। सो अंडरस्टैंडिंग में क्या मतलब होता है, यहाँ पर ज़्यादातर हम बच्चे जो है एग्जाम्पल से सीखने की कोशिश करते हैं। जितनी ज़्यादा एग्जाम्पल होंगे उनके साथ हम रिलेट कर पाते हैं, ये होता है हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि जो यहाँ पे बात कर रहा है, लेज द स्ट्रेस ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टूडेंट फीलिंग्स एंड मिनिमाइज द वैल्यू। तो फीलिंग्स आपकी कहाँ पर होगी, ऑटोनॉमस लेवल पे होगी, ठीक है। और ये भी देखिए यहाँ पर बात कर रहा है कि बच्चा कहाँ पर बहुत एक्टिव होगा, पार्टिसिपेट करेगा, और क्रिएटिवनेस और इमेजिनेशन ये होता है हमेशा रिफ्लेक्टिव लेवल। सो डी इज रिलेटेड टू 1, डी इज रिलेटेड टू 1। सो आंसर यहाँ पे 3rd हो जाएगा। देखिए ये इमेज है, इसको मैंने इसलिए यहाँ पर डाला हुआ है क्योंकि आप एक चीज़ समझिए। देखिए सबसे पहले क्या आता है, मेमोरी लेवल, ये तो सबको पता है। बट आप बताइए कि क्या जब आप मेमोरी लेवल से अंडरस्टैंडिंग लेवल पर जाते हो, मतलब जब आप बड़े होते हो, तो क्या आप मेमोरी लेवल को छोड़ देते हो? छोड़ते तो नहीं हो, क्योंकि हम चीज़ों को याद करना तो ईजिली है, वो तो हम जान जाते हैं। बट जब समझने की बात आती है तो समझने के बाद चीज़ों को मेमोरी में भी रखना उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो मेमोरी लेवल होता है सबसे पहले, फिर अंडरस्टैंडिंग में जब हम जाते हैं तो वो मेमोरी भी होती है हमारे पास, और जब रिफ्लेक्टिव में जाते हैं तो हम अंडरस्टैंडिंग और मेमोरी को छोड़ते नहीं है, हम उन दोनों को भी रखते हैं और चीज़ें ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल। और यहाँ पर कुछ फैक्ट्स हैं मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल से रिलेटेड, वो आप चाहें तो लिख सकते हैं। सो इसका आंसर यहाँ पर 3rd होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, इन विच लेवल ऑफ टीचिंग प्रमोशन ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग इज हॉलमार्क। तो यहाँ पे कौन से लेवल की जो थिंकिंग है, जो कि क्रिटिकल, मतलब उसका जो कोर है वो क्रिटिकल थिंकिंग की बात कर रहा है। अब जो क्रिटिकल वर्ड्स आता है ना, तो क्रिटिकल वर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए जजमेंटल होना, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, ये चीज़ें पता होना, ये होती है क्रिटिकल एनालिसिस, ठीक है। तो मेमोरी लेवल में तो होता नहीं है, ये तो हमें पता है। बट देखिए जब हम रिफ्लेक्टिव लेवल में होते हैं तो हमें राइट रॉन्ग हर एक चीज़ पता होती है, क्योंकि यहाँ पर खुद से एक इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये होता है आपका इसमें आंसर रिफ्लेक्टिव लेवल का। सबसे पहले आता है मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड देन आता है रिफ्लेक्टिव। और यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी दिए हुए हैं कि यहाँ पर डेवलप होती है इनसाइट्स लर्निंग, डेवलप द क्रिटिकल थिंकिंग, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्रिटिकल थिंकिंग। सो इसका आंसर 3rd हो जाएगा, ठीक है। नाउ 5th क्वेश्चन, हमारी वीडियो का 5th है और हमारी इस सीरीज का 2021 की सीरीज का ये 15 क्वेश्चन है। देखिए अगर आपको 2020 के क्वेश्चंस लगाने हैं तो मेरे चैनल पर 2020 के भी टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस अपलोडेड हैं,
आप उसे भी लगा सकते हैं। अराउंड 90 क्वेश्चन हमने किए हुए हैं पहले, तो आप उन्हें सॉल्व करेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि 21 और 20 के पेपर में कितना परसेंट का डिफरेंट है और कितने लेवल का डिफरेंस आ रहा है या सिमिलर चीज़ें आ रही हैं, आप ज़्यादा अच्छे से एनालिसिस कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर असर्शन है। असर्शन में क्या कह रहा है, फॉर्मेटिव असेसमेंट इज प्रोसेस लिंक्ड एंड डायरेक्ट एट रेजिंग मोटिवेशन एंड एंगेजमेंट लेवल इन लर्निंग। कह रहा है कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट का प्रोसेस है, मतलब असेसमेंट होता है दो तरीके से होता है बेसिकली, फॉर्मेटिव और सबमेटिव। फॉर्मेटिव क्या होता है, ड्यूरिंग द सेशन होता है, और सबमेटिव क्या होता है, एट द एंड ऑफ द सेशन। जैसे सेमेस्टर एग्जाम हो गए, स्कूल के ईयरली एग्जाम हो गए, तो उसे सबमेटिव टेस्ट कहते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है इज द प्रोसेस लिंक्ड, वो प्रोसेस को लिंक करता है, एंड डायरेक्टेड एट रेजिंग द मोटिवेशन, और मोटिवेशन को इंक्रीज करता है और लर्निंग में इंगेजमेंट भी लाता है। तो ये बहुत ही अच्छी डेफिनेशन बल्कि दी हुई है फॉर्मेटिव असेसमेंट को, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है कि प्रोसेस को लिंक कर रहा है, जो टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस है उसको प्रॉपर लिंक करता है, बिल्कुल सही बात। और यहाँ पे मोटिवेट भी करता है, क्योंकि देखिए जो फॉर्मेटिव होता है ड्यूरिंग द टीचिंग, जब पढ़ा रहा हो टीचर तो उसी के दौरान जब कुछ वो क्वेश्चंस पूछ रहा है, क्विजेस पूछ रहा है, तो उसे फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। उसी के दौरान वो चीज़ें पूछ रहा है, तो बच्चे वहाँ पे सीखते जाते कि अगर नहीं आया है तो उसको वो फिर से बैक जाके सीख सकते हैं, और बच्चे यहाँ पे इन्वॉल्व भी होते हैं, तो यहाँ पे इंगेजमेंट भी होता है। सो ये बिल्कुल ठीक बात कह रहा है, एकदम सही है। नेक्स्ट आता है रीजन। अब रीजन में क्या बात कह रहा है, द पर्पज ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लर्निंग आउटकम। ये भी बिल्कुल ठीक कह रहा है कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है उसका मेन, उसको किया क्यों जाता है, ताकि जो लर्निंग का आउटकम है वो ऑप्टिमम हो, वो ज़्यादा आ सके, बच्चे ज़्यादा सीख सकें, इसलिए फॉर्मेटिव असेसमेंट किया जाता है। तो ये बात भी ठीक कह रहा है, तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा, एकदम ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6। इसमें क्या कहता है, यहाँ पर लिखा हुआ है टीचिंग मेथड, और यहाँ पर उसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। टीचिंग मेथड में बात कर रहा है मोनोलॉजिक टीचिंग, सेकंड है डायलॉगिक, थर्ड है एक्शन बेस्ड टीचिंग, और फोर्थ है सेल्फ स्टडी बेस्ड टीचिंग। तो हमें इसे मैच कराना है, तो पहले हम जो भी हमें परफेक्ट मैच मिलेगा हम उसे मैच कराएंगे। तो देखते हैं क्या है, साइबरनेटिक एंड कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन, ओके, केस स्टडी एंड ट्यूटोरियल, नेक्स्ट है टीम टीचिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन एंड सिमुलेशन और रोल प्लेइंग। तो देखिए इसको करने से पहले थोड़ा सा आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। देखिए जब टीचिंग है, टीचिंग मेथड है, डिस्कशन मेथड, रोल प्लेइंग और टीम टीचिंग, ये कोई भी चीज़ें हैं। तो जैसे आप यहाँ पर देखिए कि टीम टीचिंग है, तो टीम टीचिंग हो या लेक्चर मेथड हो, बोथ आर सेम होता है। टीम टीचिंग में होता क्या है कि बस एक टीचर की बजाय दो टीचर लेक्चर दे ले तो उसे टीम टीचिंग कहते हैं। ठीक है, रोल प्लेइंग क्या होता है, रोल प्लेइंग जैसे कि क्लास में 50 बच्चे थे, तो मैंने क्या किया कि 50 में से 4-5 बच्चे को पिक किया और किसी को कुछ बना दिया, किसी को कुछ बना दिया। जैसे सपोज कि मुझे सोलर सिस्टम समझाना है, तो मैंने किसी को सन, किसी को अर्थ, किसी को मून, कुछ ऐसे बना करके फिर समझा रही हूँ कि अर्थ ऐसे रोटेट करती है। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको समझ में आ जाएगा कि भाई सोलर सिस्टम क्या होता है। इसको हो गया रोल प्लेइंग कह सकते हैं। फिर है डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड में क्या होता है कि अब देखिए यहाँ पर टीचर बच्चे सब मिलके डिस्कस करके चीज़ों को सीख रहे हैं, उसको कहते हैं डिस्कशन मेथड। तो अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, टीम टीचिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन। ये किस बात को बता रहा है कि यहाँ पर सिर्फ टीचर बोलेगा, बच्चा सिर्फ सुनेगा, क्योंकि एक टीचर बोले या दो टीचर बोले बात तो सेम ही है। तो ये क्या हो गया, मोनोलॉगिक टीचिंग मेथड। तो टीम टीचिंग को हम रिलेट करेंगे मोनोलॉगिक से, एक टीचर बोले या दो टीचर बोले, बट यहाँ पे बोल कौन रहा है, सिर्फ टीचर बोल रहा है। ठीक है, बच्चे नहीं बोल रहे हैं। जब टीचर और बच्चे दोनों तरफ से कन्वर्सेशन होगा तो उसे डायलॉगिक बोलेंगे। तो ये कौन सा होगा, जहां पर डिस्कशन हो जाए। तो डायलॉगिक में क्या होगा, केस स्टडी या ट्यूटोरियल हो सकता है ना, केस स्टडी जब आप करोगे तब, और ट्यूटोरियल में क्या होता है कि बच्चे
अपने डाउट्स पूछते हैं, अपनी चीज़ें पूछते हैं, तो होता है ट्यूटोरियल जहाँ पर मैथ्स वगैरह की चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो केस स्टडी आपका हो जाएगा डायलॉगिक से रिलेटेड, ठीक है। और एक्शन, तो एक्शन बेस्ड तो मैंने बताया अभी कि रोल प्लेइंग होगा, कि एक्शन करेंगे ना बच्चे, कोई कुछ है, कोई स्टोरी सपोज है सिखानी है बच्चों को, तो किसी को कुछ बना दिया, तो ये एक्शन हो गया। तो सिमुलेशन या फिर रोल प्लेइंग एक्शन बेस्ड स्टडी हो गई, ठीक है। और यहाँ पर अब क्या बचता है, सेल्फ स्टडी। तो सेल्फ स्टडी खुद से पढ़ना, तो साइबरनेटिक और कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शंस, कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन आपके सामने आ रहा है, उसमें आप कुछ क्लिक कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो ये आप सेल्फ से कर रहे हो, तो कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन हो गया। सो डी इज रिलेटेड टू 1, सी इज रिलेटेड टू 4। ये देखिए सभी आपके ऑप्शन 2 में मिल रहे हैं, तो ऑप्शन 2 आपका आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 7th क्वेश्चन है इस वीडियो का, इसमें क्या कहता है, कह रहा है कि की बिहेवियर एंड इफेक्टिव टीचिंग इज मार्क्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इन नेचर। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनटीए का तो ये फेवरेट टॉपिक हो चुका है, बार बार क्वेश्चन इस पे आते हैं, तो फिर अच्छे से समझ लेते हैं। दो तरीके से जो ग्रे डी बॉरिच हैं उन्होंने डिवाइड किया है चीज़ों को, कुछ हैं जो कि की बिहेवियर होते हैं और कुछ हैं जो हेल्पफुल हैं। तो 5 की बिहेवियर कौन कौन से हैं आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इंस्ट्रक्शनल वेराइटी, लेसन क्लैरिटी, टीचर टास्क ओरिएंटेड, इंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस, स्टूडेंट सक्सेस रेट, ये क्या है 5 की बिहेवियर। हेल्पफुल कौन से हैं, यूज स्टूडेंट आइडिया एंड कॉन्ट्रीब्यूशन, स्ट्रक्चरिंग, क्वेश्चनिंग, प्रोबिंग, टीचर इफेक्ट। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको ये डिटेल में देखना है तो मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर ये सारी चीज़ें डिटेल में बता रखी हैं, आप वहाँ पे समझ सकते हैं इन चीज़ों को। हमसे क्या पूछ रहा है यहाँ पर, की बिहेवियर जाना चाहता है। तो स्ट्रक्चरिंग, स्ट्रक्चरिंग क्या है, स्ट्रक्चरिंग तो हमारे हेल्पफुल बिहेवियर का पार्ट है। टीचर टास्क ओरिएंटेड, ये है की बिहेवियर का हिस्सा। इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, ये भी की बिहेवियर का पार्ट है। लेसन क्लैरिटी, ये भी की बिहेवियर का पार्ट है। और प्रोबिंग, ये तो हेल्पफुल बिहेवियर का हिस्सा है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सी डी आंसर 3rd में है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 8th क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा इसको। यहाँ पे कह रहा है कि आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर। हमें यहाँ पे बताना है कि फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर के कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि फील्ड डिपेंडेंट लर्नर और फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो जो फील्ड डिपेंडेंट लर्नर है, इन शॉर्ट में अगर समझिए तो वो टीचर पे डिपेंड है, ठीक है। और फील्ड इंडिपेंडेंट क्या है, जो टीचर पे डिपेंड नहीं है, जो खुद से सीख रहा है, जिसके पास टीचर नहीं है, वो फील्ड इंडिपेंडेंट होगा। अब जो टीचर से सीख रहा है, यानी कि जो फील्ड पे डिपेंड करता है, वो कैसी अप्रोच रखेगा, ग्लोबल अप्रोच रखता है। और जो सेल्फ से सीखता है वो एनालिटिकल तरीके से सीख रहा है। एक तरीके से यहाँ पर जो होता है ये इंडक्टिव मेथड होता है, ठीक है, टीचिंग का। क्योंकि बच्चा यहाँ पर देखिए खुद से कर करके सीख रहा है, उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, उसके पास टीचर नहीं है, या वो अफोर्ड नहीं कर सकता, या जहाँ पर वो रहता है वहाँ पर टीचर की अवेलेबिलिटी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए वो खुद से कर रहा है। यहाँ पे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, टीचर इंफॉर्मेशन दे रहा है तो जनरल से स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पे क्या होता है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। क्यों, क्योंकि जो बच्चा खुद से सीख रहा है उसके पास जब प्रॉब्लम आएगी तब वो देखेगा और फिर वो आगे बढ़ेगा। यहाँ पे प्रोग्राम कंट्रोल होता है, यहाँ पे लर्नर कंट्रोल होता है। प्रोवाइड एडवांस ऑर्गेनाइजर, यहाँ पे टीचर है तो उसको सारी चीजें पहले से ही ऑर्गेनाइज मिलेगी। यहाँ पे पोस्ट ऑर्गेनाइजर का मतलब क्या हुआ कि बच्चा पहले सीखेगा फिर चीजों को ऑर्गेनाइज करेगा खुद से, ठीक है, कोई है नहीं करने के लिए उसके पास। फिर प्रोवाइड मैक्सिमम इंस्ट्रक्शन और यहाँ पर मिनिमम इंस्ट्रक्शन, भाई कोई है ही नहीं इंस्ट्रक्शन देने के लिए तो मिनिमम क्या कह सकते हैं कि कोई बिल्कुल ही नहीं होगा। यहाँ पे मैक्सिमम फीडबैक मिल जाएगा, यहाँ पे कोई फीडबैक नहीं दे पाएगा। प्रोवाइड स्ट्रक्चर्ड लेसन, और यहाँ पर तो क्या होगा, लर्नर खुद से प्लान वगैरह बनाएगा, खुद स्ट्रक्चर करेगा चीज़ों को। यहाँ पर सोशल फीचर होगा। सोशल फीचर का मतलब क्या है
कि जो टीचर के साथ बच्चे पढ़ते हैं वो ग्रुप में पढ़ते हैं, उनका अपना ग्रुप होता है, सोशल होते हैं वो। लेकिन जो खुद से पढ़ रहा है वो तो इंडिविजुअल पढ़ रहा है ना, इंडिविजुअल एनवायरनमेंट में अकेले पढ़ रहा है। यहाँ पर एक चीज और होती है कि जो टीचर वाले होते हैं, जो टीचर के साथ पढ़ते हैं, वो कोऑपरेटिव, उनका जो थिंकिंग होता है कोऑपरेटिव कर रहते हैं। और ये जो होते हैं ये कॉम्पिटिटिव रहते हैं, जो सेल्फ से पढ़ते हैं वो कॉम्पिटिटिव रहते हैं। ये भी बात ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि ऑप्शन में क्या है। सीक्स द गाइडेंस एंड डेमोन्स्ट्रेशन फ्रॉम टीचर। तो टीचर से गाइडेंस वगैरह कब मिलेगी? जब फील्ड डिपेंडेंट लर्नर होगा तब। हमें क्या पिक करना है? इंडिपेंडेंट। सो हम ए को नहीं लेंगे, ठीक है। सो ये और ये ऑप्शन तो कट गया। नेक्स्ट है फोकस ऑन डिटेल ऑफ करिकुलम एंड मटेरियल। हाँ, तो देखिए इसको लेंगे, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर अब टीचर नहीं है उसके पास, बट कुछ बुक्स या कुछ ना कुछ तो मटेरियल रहेगा ना जिसपे वो फोकस कर पाएगा। सो ये इंडिपेंडेंट का पार्ट होगा। लाइक्स टू compete, ये भी फील्ड डिपेंडेंट का पार्ट होगा। अभी बताया आपको कि ये कॉम्पिटिटिव होते हैं जो इंडिपेंडेंट वाले होते हैं, जो सेल्फ से पढ़ते हैं, ठीक है। नाउ रिलेट द कॉन्सेप्ट विद पर्सनल एक्सपीरियंस। ये कॉन्सेप्ट को कैसे रिलेट करेंगे? ये नहीं रिलेट कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर समझाने वाला कोई नहीं है, यहाँ पर कोई टीचर नहीं है समझाने के लिए। सो वो रिलेट करना उनके लिए मुश्किल होगा। कैन ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन हिमसेल्फ एंड हरसेल्फ, वो चीज़ों को खुद से ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। देखिए डी वाला जो ऑप्शन है वो हो तो सकता है, जरूरी नहीं कि वो एक रिलेट ना कर पाए, एग्जाम्पल को रिलेट कर सकते हैं। बट यहाँ पर ये तो देखिए ये ज्यादा है कि जो भी चीजें हैं वो ऑर्गेनाइज बच्चा खुद से करेगा, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट लाइन है, तो हम इसको जरूर पिक करेंगे। तो बी और सी को यहाँ पर मिल रहा है, इसलिए हम बी, सी और ई लेंगे और डी को नहीं लेंगे, ठीक है। तो आंसर इसका थर्ड हो जाएगा। नाउ 9th क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है? आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट टीचिंग स्ट्रैटेजी फ्रॉम फॉलोइंग लिस्ट। इनमें से हमको इनडायरेक्ट टीचिंग वाले जो ऑप्शंस हैं उनको पिक करना है। तो देखिए टीचिंग के दो मेथड होते हैं, एक तो हो गया डायरेक्ट और एक हो गया इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होता है? डायरेक्ट आपके सामने कोई थ्योरी वगैरह प्रेजेंट करना। जैसे जब मैं थ्योरी वाली क्लास आप लोग की ले रही थी तो वो क्या था? डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग। इनडायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग में क्या होता है कि क्वेश्चन के थ्रू जब हम सीखते हैं, जैसे ये वाले जो हमारे सेशन चल रहा है, जो हमारी क्लास चल रही है, ये इनडायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग है, जहां पर हम क्वेश्चंस के थ्रू सीख रहे हैं, ये इनडायरेक्ट मेथड है। तो और डिटेल में आप समझ लेते हैं कि जो इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन सीक्स दी हाई लेवल ऑफ द स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट होता है, एंड वहां पर चीजों को ऑब्जर्व करता है बच्चा, ठीक है। इन्वेस्टिगेटिंग, ड्राइंग एंड इन्फ्रेंस द डेटा और फॉर्मिंग द हाइपोथेसिस। इट टेक्स द एडवांटेज ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी। ये क्या करता है कि बच्चे के अंदर इंटरेस्ट वगैरह को पैदा करता है। ऑफन इनकरेजिंग देम टू जनरेट अल्टरनेटिव वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम, मतलब एक ही तरीका नहीं है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, बल्कि जनरेट करता है कि बहुत सारे तरीके हैं, उनको फाइंड आउट करो। ये थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है। प्री स्टूडेंट एक्सप्लोर डाइवर्स पॉसिबिलिटी, रिड्यूस द फियर एसोसिएटेड विद द पॉसिबिलिटी ऑफ गिविंग इनकरेक्ट आंसर। जो इनडायरेक्ट मेथड होता है टीचिंग का, यहाँ पर मतलब डर को खत्म करता है कि भाई इनकरेक्ट आंसर होगा, इस चीज से डरना नहीं है, इस चीज को खत्म करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट की अलग तरीके से बिल्डिंग हो जाती है। और समझते हैं कि जो इनडायरेक्ट टीचिंग है वो क्या डिजायर करती है। थिंकिंग आउटकम, एप्टीट्यूड टेस्ट एंड वैल्यू, interpersonal outcome, the process of important as a product. Student need to investigate, discover something in order to benefit from later instruction. There is more than appropriate one, more than one answer, मतलब एक से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी है ना। तो फोकस ऑन पर्सनलाइज अंडरस्टैंडिंग, बाय बच्चे को पर्टिकुलर अपना समझ में आए बातें, और लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड कैपेसिटी की बात होती है। तो अभी आपने इनडायरेक्ट को अच्छे से समझा कि क्या है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म लर्निंग होती है। तो नेक्स्ट यहाँ पे जो ऑप्शन है वो क्या दिया है? गेनिंग द अटेंशन, इन्फॉर्मिंग द लर्नर,
of the objective and presenting the stimulus and material. स्टिमुलस एंड मटेरियल को प्रेजेंट करना, तो ये क्या हो गया, ये तो डायरेक्ट तरीका हो गया, ठीक है, सो हम इसको तो नहीं लेंगे। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग थ्रू एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल। हाँ ये बात ठीक है, कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पर बिल्डअप होते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि जो मिस्टेक्स है उसको रिड्यूस किया जाता है, उसके फियर को कम किया जाता है, सो ये बात ठीक कह रहा है। तो ए वाले ऑप्शन को हमें नहीं लेना है और बी वाले को लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेनिंग, एग्जाम्प्लिफिकेशन एंड प्रैक्टिस की बात कर रहा है। तो प्रैक्टिस वगैरह आपके कौन से होते हैं, ये तो आपके डायरेक्ट सेशंस में हुआ करते हैं, तो इसको हम नहीं लेंगे। प्रॉब्लम बेस्ड प्रेजेंटेशन विद पेयर शेयर टेक्निक, ये बात ठीक कह रहा है, तो डी को हम लोग ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बताया ना कि एक प्रॉब्लम को कई तरीके से सॉल्व करने की चीजें बताई जाती हैं। इनकरेजिंग स्टूडेंट टू यूज रेफर फ्रॉम देयर ओन एक्सपीरियंस, ये बात भी ठीक है, सो आपका ये आंसर हो जाएगा, फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा बी, डी एंड ई। ना दिस इज द 10th क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं क्या कहता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा, और ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो देख लीजिए, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो बिल्कुल भी गलत करके मत आइएगा। क्या कह रहा है यहाँ पर, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम एज प्रोवाइड बाय ICT बेस्ड गैजेट इज इंटेंडेड टू ऑप्टिमाइज लर्निंग एंड इंटरेस्ट इन लर्निंग मटेरियल। कह रहा है कि जो ICT का यूज है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी का यूज जो हो रहा है टीचिंग में, वो टीचिंग लर्निंग के आउटकम को ऑप्टिमाइज बना रहा है और इंटरेस्ट भी बढ़ा रहा है लर्निंग की तरफ। तो क्या ये बात ठीक है, तो हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है। देखिए कैसे, ये जो टीचिंग का जो ऑनलाइन मेथड आ गया, अगर आप देखें तो आज से 2 साल पहले 3 साल पहले इतना इफेक्टिव नहीं थी टीचिंग, हर लर्नर तक बात नहीं पहुंच पाती थी। जो टीचर को किसी कॉलेज में मतलब जॉब मिल गई, बस वो पढ़ा रहा है, वो अच्छा पढ़ा रहा है, बुरा पढ़ा रहा है, कैसा भी पढ़ा रहा है, बच्चों को उसी से ही पढ़ना पड़ता था। क्यों, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं थे। बट अभी क्या है, अब आपके पास ऑप्शन है, टीचर के पास ऑप्शन है, वो अपनी जो उसकी नॉलेज है वो बता सकता है, बच्चों तक पहुंचा सकता है। ये कैसे पॉसिबल हो पाया, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। सो ये टीचिंग लर्निंग के आउटकम को ऑप्टिमाइज कर रहा है। नेक्स्ट है कि any meaningful support in teaching has to instrumental in augmenting the learning condition and outcome। कह रहा है कि कोई भी मीनिंगफुल चीज़ों का अगर सपोर्ट करें, मतलब यूज़ किया जाए टीचिंग लर्निंग में, तो उससे क्या होगा, लर्निंग के आउटकम को हम ऑप्टिमाइज बना पाएंगे। तो ये बात भी ठीक कह रहा है, मीनिंगफुल चीज़ ही है भाई, पेंटाप का यूज़ कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ये मीनिंगफुल चीज़ ही है, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है कि लर्निंग का आउटकम बढ़ रहा है, तो ये बात भी ठीक कह रहा है। अब मीनिंगफुल सिर्फ यही नहीं हो सकता, मीनिंगफुल तो कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे मैप वगैरह, एटलस वगैरह दिखा के बताना, तो ये सारी चीज़ें। तो कोई भी मीनिंगफुल चीज़ का अगर यूज़ करें तो लर्निंग का आउटकम ऑप्टिमम हो सकता है, ये बात ठीक कह रहा है। और असर्शन, रीजन, इसका एक्सप्लेनेशन भी ठीक है, सही है, तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। और फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना, क्योंकि आपके कमेंट के थ्रू ही मैं समझ पाती हूँ कि चीज़ें आपको कितनी अच्छे से समझ में आई, जो मैं सिखाना चाहती थी, जो मैं बताना चाहती थी, वो आप तक पहुँच पाया, आपको वो चीज़ें समझ में आ गई या फिर नहीं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नहीं पसंद आया हो, कोई भी चीज़ नहीं समझ आई हो, तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट में लिख के मुझे बताएं। और अगर आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे तो यहाँ पर मैं आपको क्विज़ेस वगैरह प्रोवाइड करती रहती हूँ, जो नोटिफिकेशन है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।